नमस्कार। इस वीडियो में बात करेंगे तमिलनाडु में भाजपा की इस विधानसभा में 4 सीटें जीतने पर। ये 4 सीटें भाजपा ने उसे दी हुई 20 सीटों में से जीती है। उनका अन्ना द्रमुक अर्थात एआईएडीएमके के साथ गठबंधन था और एआईएडीएमके ने उन्हें 20 सीटें दी थी। इस 20 में से 4 सीटें जीत के अर्थात 20% का स्ट्राइक रेट हासिल करना, जहां भाजपा का एक भी विधायक नहीं था, अपने आप में अतुलनीय है। इसका श्रेय जाता है कर्नाटक के पूर्व पर्यटन मंत्री सीटी रवि को। सीटी रवि येदियुरप्पा सरकार में पर्यटन मंत्री थे, किंतु जब जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने उन्हें सरकार से संगठन में बुलाया और उन्हें उत्तरदायित्व दे दिया तमिलनाडु में भाजपा का संगठन खड़ा करने की। सीटी रवि लगातार तमिलनाडु के दौरे पर रहे और उन्होंने कई इनोवेटिव आइडिया लेके भाजपा को हम मजबूती प्रदान की। तमिलनाडु के आराध्य देव भगवान शिव के पुत्र कार्तिक, जिन्हें वहाँ मुरुगन कहा जाता है, वो है। सीटी रवि ने मुरुगन की रथ यात्रा निकाली और चूंकि वो अन्ना द्रमुक सरकार में सहयोगी थी, तो अन्ना द्रमुक सरकार ने अनुमति तो दी, लेकिन पिछले वर्ष कोरोना काल में जब यात्रा कई शहर पहुंची, उसके बाद उसने रोक लगा दी और पाबंदी ये लगा दी कि आप कोविड का प्रोटोकॉल करते हुए उस यात्रा को पूर्ण कीजिए। अन्ना द्रमुक को ये लगा कि इससे हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाएगा, एकजुट हो जाएगा और अन्ना द्रमुक को भविष्य में काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। डीएमके भी इसके खिलाफ थी, उन्हें भी डर था कि इससे हिंदू वोट एकजुट होगा, किंतु सीटी रवि अपने लक्ष्य में अडिग रहे और वो यात्रा सफल रही। अब जब विधानसभा चुनाव की घोषणा हुई तो अन्ना द्रमुक ने उन्हें जो 20 सीटें दी, हालांकि मांग भाजपा 45 रही थी, लेकिन भाजपा का वहां अभी बहुत ज्यादा कैडर नहीं है। जयललिता ने जब 2016 में विधानसभा चुनाव जीता तो वो उनका लगातार दूसरा टर्म था, वो 2011 में भी जीत चुकी थी, किंतु जयललिता के करिश्मे के बल पे एआईएडीएमके ने 2016 का चुनाव जीता। उसके कुछ महीनों बाद ही जयललिता का निधन हो गया। फिर अन्ना द्रमुक में 2 गुट हो गए, वो आपस में ही सब भिड़ने लगे। फिर शशिकला भी पार्टी पर अपना आधिपत्य जमाना चाहती थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इसे समझे और उन्होंने अन्ना द्रमुक को अपने साथ लाया, क्योंकि अन्ना द्रमुक पहले से एनडीए में सहयोगी थी और उन दोनों दलों को, जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री आपस में लड़ रहे थे, उन दोनों दलों को एकजुट किया और उसके बाद लगातार केंद्र सरकार के मार्गदर्शन में ही अन्ना द्रमुक सरकार ने 5 वर्ष पूरे किए और उन्होंने कई अच्छे कार्य भी किए और जयललिता की जितने जन कल्याण की योजनाएं थी, अम्मा कैंटीन और वो सभी चालू रखे। तो अन्ना द्रमुक के खिलाफ सत्ता विरोधी कोई लहर इस बार नहीं थी। हालांकि जो दिल्ली में बैठे हुए लुटेन मीडिया वाले बोल रहे थे कि इस बार अन्ना द्रमुक और भाजपा बिल्कुल समाप्त हो जाएगी, ऐसा हुआ नहीं और हिंदू वोट एकजुट हुआ। इसमें एक कारण ये भी था कि अभी पिछले वर्ष इस्लामिक जिहादियों ने संघ के कार्यकर्ता रामलिंगम की हत्या कर दी थी, उससे भी हिंदुओं को एकजुट होने का मौका मिला। अब आते हैं इतिहास पर, कैसे संघ ने वहां पे अपना आधार बढ़ाया। 1984 में भी बाला चंदेल जो संघ के समर्थन से एक संगठन चलाया, हिंदू मुन्नानी, एक तमिल शब्द है, इसका अर्थ होता है हिंदू फ्रंट, और वो उसी की टिकट पे
कन्याकुमारी के पद्मपापुरम विधानसभा सीट से चुन के आए। ये पहला मौका था जब कोई हिंदू विचारधारा वाला व्यक्ति तमिलनाडु की विधानसभा में प्रवेश किया। तमिलनाडु में भाषाई विभाजन के आधार पर टीएमके ने सदा लोगों को उकसाया है कि हिंदी भाषी इनको वोट मत दो, जबकि यथार्थ ये है कि तमिल संस्कृत से निकली हुई एक भाषा है और आज भी तमिल में 96% शब्द संस्कृत के होते हैं। प्राचीन काल में संस्कृत पूरे भारत क्षेत्र में बोला जाता था, किंतु लिखे जाते थे अलग अलग स्क्रिप्ट में। कोई देवनागरी में लिखता था, कोई तमिल में लिखता था, कोई ब्राह्मी में लिखता था, कोई अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे। वो भाषाई विभाजन के बल पे द्रमुक और अन्ना द्रमुक ने अब तक वहां पे राज किया। हालांकि अन्ना द्रमुक के संस्थापक एमजीआर कभी भी हिंदुत्व के विरोधी नहीं थे और उन्होंने हिंदुत्व विचारधारा को आगे बढ़ाया। एमजीआर पे शोधकर्ता वेंकटेश लिखते हैं कि किस तरह से हिंदुत्व की कोर विचारधारा को एमजीआर ने स्वीकार किया था। बाद में जयललिता ने जब उसे टेक ओवर किया तो जयललिता कई बार भाजपा के साथ फ्लिप फ्लॉप की स्थिति में रही, कई बार समर्थन दी, कई बार समर्थन वापस ली। तो 1984 में हिंदू मुन्नानी से जीतने के बाद 1996 में फिर से ये जीते, किंतु वी बाला चंदेल इस बार भाजपा के टिकट पर जीते। भाजपा तमिलनाडु में अपना पैठ बढ़ाने के लिए 1999 में द्रमुक के साथ चली गई, करुणानिधि की पार्टी के साथ। अब किंतु इसका निगेटिव इम्पैक्ट दोनों पार्टियों पर पड़ा। द्रमुक विपरीत विचारधारा वाली थी और वो इस्लाम कट्टरपंथियों के साथ गठजोड़ में रहती है, जबकि भाजपा सदा हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ती है। ये अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल 2004 तक चला। उसके बाद 2001 में द्रमुक अन्ना द्रमुक के विरुद्ध चुनाव हार गए और उसमें चूंकि भाजपा भी सहयोगी थी तो भाजपा भी चुनाव हारी। किंतु 2001 में भाजपा द्रमुक की सहयोगी रहने के कारण 4 सीटें जीतने में कामयाब रह गई। यहाँ भाजपा जो सीट जीती थी कभी हिंदू एकजुटता के कारण नहीं जीती थी, भाजपा द्रमुक की सहयोगी थी, इस कारण जीत गई थी। अब कई लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं क्या जो इस बार भाजपा ने 4 सीटें जीती है वो अन्ना द्रमुक की सहयोगी के कारण जीती है? ऐसा नहीं है। 2001 में जो 4 सीटें वो जीती थी तब द्रमुक के सहयोग में थी। इस बार 2021 में 20 वर्ष बाद जो जीती है ये हिंदू वोटों की एकजुटता से जीती है। अब डाटा कहता है 1999 में जब द्रमुक और बीजेपी का गठजोड़ था, लोकसभा चुनाव में 39 में से 26 सीटें वो जीती थी, किंतु जस्ट 2 वर्ष बाद जब 2001 में चुनाव हुई तो मात्र 4 सीटें भाजपा जीतने में कामयाब हुई।
2019 में तमिलनाडु की रीति रिवाज पे प्रमुख ने, जो हिंदुओं के रीति रिवाज है, उस पर काफ़ी हमला किया। एक तमिलनाडु में रीति रिवाज है कांता षष्ठी कवाचम, उस पर उन लोगों ने हमला किया। उनका ये डर था कि अगर हिंदू एकजुट हो गए और भाजपा के पक्ष में चले गए तो अन्ना द्रमुक और भाजपा 2021 के चुनाव में भी फिर से सत्ता में आ जाएगी। अब चलते हैं कौन कौन सी सीटें भाजपा ने जीती हैं। भाजपा ने कोयम्बटूर दक्षिण से सीट जीती है बनाती श्रीनिवासन ने। इन्होंने कमल हासन को हराया है। कमल हासन हिंदी और तमिल फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम हैं। तमिल फिल्म इंडस्ट्री में रजनीकांत के बाद वो दूसरे बड़े सुपरस्टार माने जाते हैं, किंतु कमल हासन लगातार हिंदू फोबिया से ग्रसित हैं। वो हिंदी को ये बोलते हैं कि जितनी प्राचीन भाषा है उसमें एक डायपर के रूप में आ गई है। हिंदू को वो बोलते हैं कि मुगल से पहले हिंदू नाम कोई शब्द ही नहीं था। वो सदा आर्य और द्रविड़ के विभाजन की बातें करते हैं। तो इस कोयम्बटूर दक्षिण में बनाती श्रीनिवासन, जो कि चेन्नई में वकालत करती हैं, उन्होंने उन्हें हराया है। और बनाती श्रीनिवासन के विजयी होने पे भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें बधाई दी है। और हालांकि जीत का अंतर मात्र 1540 वोट है, किंतु भाजपा ने यहाँ अपने वोट को एकजुट किया और उससे वो जीतने में कामयाब रह गए। दूसरी सीट जो भाजपा ने जीती है नागर कोइल, यहाँ से MR गांधी जीते हैं, जिन्हें आज से 30 वर्ष पहले भी जीतना चाहिए था, किंतु 1984 में कहा जाता है कि कन्याकुमारी जनपद की विधानसभा सीट है, वहाँ पे इन्हें तत्कालीन सरकार ने गलत ढंग से हराया था। ये तमिलनाडु में सादगी से जीने वाले व्यक्ति हैं और इन्हें कहा जाता है कि ये कामराज के बाद दूसरे प्रभावशाली व्यक्ति हैं। कामराज कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और कांग्रेस में उनका दबदबा वही होता था जो आज के समय में अमित शाह का भाजपा में होता है। वो किसी भी मंत्री मुख्यमंत्री को हटा सकते थे। तीसरी सीट भाजपा ने जो जीती है नयनार नागेंद्रन ने, वो तिरुनेलवेली विधानसभा सीट से जीती है। और चौथी सीट जो जीती है डॉक्टर CK सरस्वती ने, जो कि वो पेशे से डॉक्टर हैं। उन्होंने द्रमुक के सुबु लक्ष्मी लगातीसन को मोदा कुकुरीची विधानसभा सीट से हराया है और ये पिछले 3 दशक से संघ से जुड़ी हुई है। डॉक्टर CK सरस्वती मानवीय कार्य जैसे निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, इन सब के लिए जानी जाती है। वो सामाजिक कार्य काफी करती हैं। यहाँ पे एक और चीज मैं कहना चाहूँगा, तमिलनाडु में रजनीकांत का, चूंकि दक्षिण की राजनीति में फिल्म स्टार का काफी प्रभाव रहता है, काफी दबदबा है। रजनीकांत सेल्फ मेड स्टार है, किंतु वो उनका मानव कार्य भी काफ़ी चलता है। उनकी पत्नी पूरे तमिलनाडु में चैरिटी स्कूल चलाती हैं और उसमें वैदिक शिक्षा दी जाती है। उन्होंने चूँकि स्वास्थ्य कारणों से अपनी पार्टी और संगठन को विधानसभा चुनाव से अलग कर लिया, अप्रत्यक्ष रूप से भाजपा को समर्थन किया। भाजपा उन्हें लगातार अपनी पार्टी में लाना चाहती थी, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने अपनी पार्टी और संगठन को ही चुनाव से अलग कर लिया। ये 4 काफ़ी अच्छे उम्मीदवार हैं और अब तो विधानसभा सदस्य हैं। ये लोग भाजपा को और आगे वहाँ बढ़ाएंगे
अगले विधानसभा चुनाव में जैसा हम इसका टारगेट कर रहे हैं कि 45 से 50 सीटें जीतेंगे, तो शायद उनके लिए ये रामबाण हो जाए। यहाँ मैं एक बात और कहूँ, तमिलनाडु विधानसभा सीट पे कई जगह प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ प्रचार किए थे। यहाँ तक कि योगी जी ने रामेश्वरम में भगवान राम द्वारा स्थापित शिवलिंग पे पूजा अर्चना भी की थी, तो ताकि हिंदुओं का वोट एकजुट हो, उसका फल नहीं मिल रहा है। जय हिंद, जय भारत।